हेलो गाइस, वेलकम टू 10th की पढ़ाई। माय नेम इज विशाल सती एंड यू आर वाचिंग 10th की पढ़ाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के साइंस का चैप्टर नंबर 15 आर इन्वायरमेंट। तो ये चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम ओजोन लेयर पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में आपका उसी से 5 नंबर के करीबन आपका कोई क्वेश्चन बन सकता है या कोई प्रोसेस को आपको बताना होगा पूरा। वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड में बन सकते हैं। ये चैप्टर की फर्स्ट वीडियो, तो इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़ेंगे, लेकिन अगली वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम। सारी वो इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म किसी भी एरिया के, बल्कि नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट भी, नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हैं, वो सब मिलकर एक एनवायरनमेंट बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो जो एनवायरनमेंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट, पॉन्ड, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब दो तरीके के हमारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। इट इज टू टाइप्स, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल इकोसिस्टम होता क्या है। द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट ओन। मतलब कि जो इकोसिस्टम नेचर में ही प्रेजेंट होता है, ऑन इट ओन मतलब अपने ही अंदर प्रेजेंट होता है। अब नेचर जो है वो नेचर ही तो है ना, मतलब नेचर कोई अलग चीज थोड़ी है, नेचर में ही तो नेचुरल इकोसिस्टम बनेगा, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक, ओशन, एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? मैड मेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये एक नंबर का आ सकता है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एंड गिव एग्जांपल। ठीक है, तो ये आपको लिखने आना है। मैन मेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एग्जांपल में एक्वेरियम, गार्डन, क्रॉप फील्ड, एक्सेट्रा। ठीक है, अब कंपोनेंट देखते हैं। कंपोनेंट क्या क्या है? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। जैसे कि मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था, लिविंग एंड नॉन लिविंग। प्लांट और एनिमल हो गए लिविंग और नॉन लिविंग हो गया लैंड, वाटर, एयर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट के एग्जांपल हैं जैसे कि प्लांट और एनिमल। लेकिन प्लांट एनिमल में भी कोई कोई होते हैं प्रोड्यूसर्स, कोई होते हैं कंज्यूमर्स, कोई होते हैं डिकम्पोजर्स। और कंज्यूमर के भी 4 पार्ट होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासाइट। वैसे तो आपने ये पढ़ रखे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये सब कवर कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रोड्यूसर। ऑल ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग फोटोसिंथेसिस कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो भी प्लांट एनिमल अपना खाना खुद बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। ये सिर्फ कौन कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स करते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं। ये एक नंबर का एमसीक्यू बन सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एन प्रोड्यूसर। ठीक है, तो आपको ये लिख के आओगे या आपको एमसीक्यू में, और सब अबायोटिक दे रखा है लेकिन ये दे रखा है तो आपको इस पे ब्लू टिक करना है। ठीक है, मतलब टिक लगा के आना है, ताकि क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी अपना खाना खुद बनाती है। ठीक है, अब देखते हैं कंज्यूमर्स क्या होते हैं। कंज्यूमर 4 तरीके के होते हैं। हर्बीवोरस प्लांट ईटर होते हैं, कार्निवोरस फ्लैश ईटर, और ओमनीवोरस ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। पैरासाइट क्या होता है? लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट। वो होस्ट की बॉडी में रहता है और उसमें से क्या लेते रहता है? अपना फूड निकालते रहता है। जैसे कि हमारे सर में तो जू होते हैं, टिक्स होते हैं, उसका वो हमारे सर से खून तो चूसते लेकिन हमें मार नहीं डालते ना, मतलब वो खाना खा रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजर्स जो भी मरा गला सड़ा पड़ा खाना जो खाते हैं उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगी हो गए। अब फूड चेन क्या होते हैं? फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। फूड चेन एक सीरीज है ऑर्गेनिज्म में जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को के रूप में खाता है, मतलब कि खाना समझ के खाता है। जैसे कि ग्रास कौन खाता है? डियर। डियर कौन खाता है? लायन। तो ये हमारी एक फूड चेन है। इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप वर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। अब ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं? कि फूड चेन में ना बहुत सारे स्टेप होते हैं जहाँ पे एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है किसी दूसरे एनिमल में। जैसे कि अब ये हम पढ़ेंगे, ये टेबल जैसी है, देखो। सबसे नीचे होता है प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर खाना खुद बनाते हैं। फिर प्रोड्यूसर को कोई प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। जिसके कि यहाँ पे प्लांट आ गया, प्लांट खाए हमारे डियर ने खाया, डियर को खाया भालू ने, भालू को कोई नहीं खाता। तो ये
ये भी हम पढ़ेंगे कि सिर्फ 3 या 4 ही क्यों होते हैं, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। देखो, सबसे ज़्यादा हार्मफुल केमिकल सबसे ऊपर जो बैठे हैं ना उसमें होंगे, और सबसे कम जो सबसे नीचे है उसमें होंगे, और सबसे एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो सबसे नीचे है उसमें होगी, और सबसे कम एनर्जी जो ऊपर है उसमें होगी। ठीक है, अब ग्रास, डियर, लायन, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। ये आपको ना टेबल बनाने को आ सकती है स्कूल में कि ड्रॉ द फूड चेन, ठीक है। अब देखो, फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। जो देखो, अब धरती पे ना बहुत सारी लाइट आ रही है, बहुत सारा सन की रेज आ रही है, लेकिन जो ग्रीन प्लांट होता है सिर्फ उसमें से 1% ऑफ लाइट ही कैप्चर करते हैं अपने खाना बनाने के लिए। 99% वो ऐसे ही रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट 10% लॉ, 5 नहीं 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपका। वट डू यू मीन बाय 10% लॉ? इसको याद करके जाना, ठीक है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज इन लाइफ प्रोसेसेस, डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन बाय प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल। अब देखो, जितनी भी एनर्जी किसी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ना, देखो 10,000 जूल किसी में भी एनर्जी है। अब जो उसको खाएगा ना उसको सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगी। 10,000 का 10% 1,000 होता है। फिर जो इसको खाएगा उसको भी 10% मिलेगी, मतलब 1,000 का 100, और जो इसको खाएगा उसको भी सिर्फ 10% ही एनर्जी मिलेगी। मतलब कि 10% ऑफ एनर्जी ही सिर्फ ट्रांसफर होती है किसी भी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, और 90% ऑफ एनर्जी कहाँ जाती है? जो प्रेजेंट वाला ट्रॉपिक लेवल है ना उसके लाइफ प्रोसेस में, जैसे कि डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। अब इसका मतलब कि प्रोड्यूसर्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और टर्शरी कंज्यूमर में सबसे ज़्यादा कम एनर्जी होती है। लेकिन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में इसका उल्टा होता है कि सबसे कम जो हमारे हार्मफुल केमिकल्स हैं वो प्रोड्यूसर्स में होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टर्शरी कंज्यूमर्स में होते हैं। अब ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी, फूड चेन कंटेन 3 और 4 ट्रॉपिक लेवल। अब देखो, ये 10% एनर्जी कम हो रही है, इसी की वजह से जितनी भी हमारे ट्रॉपिक लेवल है ना वो सिर्फ 3 या 4 ही होते हैं, क्योंकि एनर्जी खत्म हो जाएगी तो उसको तो कोई खाएगा ही नहीं ना। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? These two topics are the last topic of this video. Biological magnification is most important. ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है. What do you mean by biological magnification? The concentration of harmful chemicals increase with the every next tropic level in a food chain. This is called biological magnification. जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया कि कंसंट्रेशन हार्मफुल केमिकल्स का हर दूसरे ट्रॉपिक लेवल में बढ़ता ही जाता है, इसी को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं. मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडीज एज ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन. ये वाला क्या है? ये बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो कंसेंट्रेशन होता है ना हार्मफुल केमिकल्स का वो ह्यूमंस में होता है, क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं ना वो टॉप लेवल में होते हैं. किसके? ट्रॉपिक लेवल में, क्योंकि ह्यूमंस कुछ भी खा लेते हैं. चाइना के लोगों को देखते हो आप तो वो बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं जो इंडिया नहीं खाते, लेकिन इंडिया में भी बहुत चीज़ें खाई जाती हैं एज अ फ्लैश. ठीक है, अब देखो फूड वेब क्या होता है? इन अ नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग अ फूड वेब. अब हमने फूड चेन पढ़ा था. अब बहुत सारी फूड चेन जब इकट्ठा हो जाती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, वो क्या बनाती है? फूड वेब बनाती है. ठीक है, इन नेचर बहुत सारी फूड चेन जो होती हैं वो जब इंटरकनेक्टेड होती हैं, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड होती हैं तो वो क्या बनाती है? फूड वेब. ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आई हो आपको समझ आ गया होगा. तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर. Ozone layer is a protective layer blanket around the earth which absorb most of the ultraviolet radiation of the sunlight, thus protect living beings from many health hazards such as skin cancer, contract, destruction of plant etc. तो ये वाले जो मैंने अभी आपको पॉइंट समझाया है, इसमें आपको ये पॉइंट लिखोगे तो आपको ये मेंशन करना है कि स्किन केयर जो होता है ह्यूमन बींग्स में वो होता ही होता है. अगर आप इसे मेंशन नहीं करोगे तो आपका हाफ नंबर कट सकता है, क्योंकि ये जो है मतलब सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के साथ हो रही है. ठीक है, तो ओजोन लेयर जो है ना एक प्रोटेक्टिव लेयर कह लो या ब्लैंकेट कह लो जो है हमारे अर्थ के अराउंड में, मतलब कि अराउंड अर्थ को किसी ने ढक रखा है, वो है हमारी ओजोन लेयर. और ये क्या एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो क्या करती है? काम क्या है इसका? ये ना अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है जो सनलाइट से आते हैं. अब
तो क्यों करती है ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को? क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो बहुत हार्मफुल क्या है, एक रे है जो ह्यूमन बींग्स को भी अफेक्ट करती है और एज वेल एज प्लांट्स को भी अफेक्ट करती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, लेकिन आपको स्किन के कैंसर जो है ये लिखना ही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दस प्रोटेक्ट लिविंग बींग फ्रॉम मैनी हेल्थ हैजार्ड सच एज स्किन केयर, ठीक है, स्किन कैंसर। अब ओजोन लेयर जो होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइंटिफिक O3 होता है, ठीक है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये O3 कैसे बनता है। ओजोन लेयर प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमोस्फेयर, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, इट इज डेडली पॉइजन एट ग्राउंड लेवल। अब ये जो ओजोन लेयर है ना, ये हमारी कहाँ पे पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। अगर आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो में देखोगे तो आपको वहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो मिलेगी जहाँ पे मैंने सब बहुत सारे क्या बताए, लेयर्स बताई हैं जो हमारे एटमोस्फेयर में पाई जाती है। तो उसी में से एक स्ट्रेटोस्फेयर है जहाँ पे ये लेयर पाई जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा डेडली पॉइजन बन जाता है जब ये ग्राउंड लेवल पे आता है। मतलब कि अगर हम O3 को ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो वो डेडली पॉइजनस गैस है, ठीक है। अब ये भी आपका जो है 3 नंबर्स का या 2 नंबर्स का आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल होता कैसे, मतलब कि O3 जो है ना वो बनता कैसे है। तो द हाई एनर्जी UV रेडिएशन ब्रेक डाउन द O2 मॉलिक्यूल्स इनटू फ्री फॉर्म एटम्स, these oxygen atom then combined with oxygen O2 molecule to form the ozone molecule। तो देखो यहाँ पे मैंने इक्वेशन भी लिख रखे, मैं इक्वेशन के सहारे आपको समझाता हूँ। ये क्या बोल रहा है, जो हाई एनर्जी होती है ना यूवी रेडिएशन की, मतलब जो यूवी रेडिएशन आती है वो हमारे O2 मॉलिक्यूल है उसको क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है ऑक्सीजन के फ्री एटम्स में, मतलब कि O+O में तोड़ देती है एक O2 को। मतलब कि O2 है वो जब यूवी रेडिएशन से टकराएगा तो वो O+O में टूट जाएगा, जिसको हम एटम्स कहते हैं। अब जब ये ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन करते हैं O2 के साथ तो ये क्या बनाते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि ये O जो है ना ये अकेला ना घूम नहीं सकता, जैसे ये O2 टूटा O+O बना, अब ये जो O है ना ये अकेला नहीं घूम सकता, इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि ये सिर्फ फ्री फॉर्म में घूम सके। तो ये क्या करेगा, O2 के साथ क्या कर लेगा, कंबाइन कर लेगा, हमारा O3 बन जाएगा जिसे हम ओजोन कहते हैं, ठीक है। अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर देखते हैं कि ये ओजोन लेयर जो है ना डिप्लीशन हो क्यों रही है, मतलब डिप्लीट क्यों हो रही है, मतलब कि खत्म क्यों हो रही है। The decrease in the thickness of ozone layer over Antarctica was first observed in 1985 and was termed as ozone hole। अब ये जो ओजोन लेयर की थिकनेस का डिक्रीज है ना, मतलब कि जिसको हम डिप्लीशन कहते हैं। अब ये ओजोन लेयर जो है ना एक लेयर है, वो ना पतली होती जाती है, जैसी वो पतली होती जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, खत्म होती रहेगी और फिर हमारी जो यूवी रेडिएशन है वो सीधा कहाँ आएगी, अर्थ के ग्राउंड लेवल पे टकराएगी। अब ये सबसे पहले अंटार्कटिका में देखा गया था, जिसको उसने मतलब उन लोगों ने नाम दिया ओजोन होल। अंटार्कटिका में सबसे पहले देखा गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट नहीं है, लेकिन इसके बाद के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं बताऊंगा आपको एक और चीज़ लिखनी है जिससे आपको नंबर मिलेंगे। अब द डिक्रीज इन द ओजोन लेयर लिंक्ड विद द एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना है इस वाले पॉइंट में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सिंथेटिक केमिकल है जो हमारे ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि उसकी थिकनेस को कम कर रहा है, जिसकी वजह से डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पाया जाता है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज में पाया जाता है, एसी में पाया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में पाया जाता है, एरोसोल्स स्प्रे, मतलब कि जो फॉग नहीं, जो हमारे डीओ होते हैं, जो हम सेंट होता है हमारे, वो उनमें जो एयरसोल्स स्प्रे होते हैं वहाँ पे हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिलता है। तो ये भी क्या है, हमारे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के कॉजेज हैं, ठीक है। अब इसको बचाने के क्या करा हमारे जो पूरा वर्ल्ड है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP सक्सीडेड इन फॉरेन एन एग्रीमेंट टू स्टॉप CFCs प्रोडक्शन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम शॉर्ट में CFCs लिखते हैं, और CFCs अगर आप शॉर्ट में लिख रहे हो तो C कैपिटल F कैपिटल C कैपिटल फिर से S जो है हमारा स्मॉल, ऐसे लिखोगे, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे अगर कुछ भी बड़ा या छोटा हुआ तो, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम चलाया गया UNEP, जो सक्सीड हुआ एक एग्रीमेंट को पास कराने में, जो क्या बोलता है कि CFCs का प्रोडक्शन बंद करा जाए एट 1986 लेवल्स। 1986 में एक लेवल पार करा गया, काइटो प्रोटोकॉल बाय ऑल कंट्रीज। ये एक प्रोटोकॉल था जिसकी वजह से सारे CFCs का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया वर्ल्ड में, ठीक है।
तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर समझ आया। तो ये वाला टॉपिक इतना ही था। अब इससे ये गार्बेज डिस्पोजल जो है, तो इससे भी आपका 2 या 3 नंबर का जो क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वाला टॉपिक इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। गार्बेज कंटेन फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल लाइक बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये तो आपको पता ही होगा, 5th क्लास में से हम पढ़ते हुए आ ही रहे थे, ठीक है। सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो भी सब्सटेंस है अगर वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से खत्म हो जाता है, मतलब कि डीकंपोज हो जाता है, उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। लेकिन जो नहीं होता उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्ट से, वो क्या होता है हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के कुछ एग्जांपल है, फ्रूट, वेजिटेबल्स, पील, जूट, पेपर एक्सेट्रा। अगर इन्हें आप मिट्टी में रखोगे तो एक पूरे की तरह पूरे गायब हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं और डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो कि एक्शन की, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डिकम्पोज नहीं होते, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल प्लास्टिक, पॉलीथीन एक्सेट्रा। तभी तो देख रहे हो पॉलीथीन कहीं पे 10,000 साल से भी पड़ी है ना, तो वो वहीं पे रहेगी क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो सकती। अब ऐसा क्यों होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, इस पे एक्ट नहीं कर पाते, एक्शन नहीं ले पाते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज एंजाइम विच डिकम्पोज द मटेरियल बट दीज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, दैट इज व्हाई एंजाइम कैन नॉट डिकम्पोज ऑल द मटेरियल्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, कुछ एंजाइम को रिलीज करते हैं ताकि वो मटेरियल को डिकम्पोज कर सके, लेकिन ये जो एंजाइम्स है ये भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे ही एक्शन ले पाते हैं, मतलब एक्ट कर पाते हैं, उन्हें डिकम्पोज कर पाते हैं। इसीलिए जो एंजाइम है हर किसी को नहीं कर सकते डिकम्पोज, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल हैं जिन्हें के ऊपर वो एक्ट करेगा और वो चीज़ क्या हो जाएगी, डिस्पोज हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी के मतलब साइंस के ही अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली। बाय बाय।